मतलब फ़ायदे वाला हो सकता है? इस बार की बजट चूँकि ये कोविड के बाद का पहला बजट है, तो जैसा कि चर्चाएँ हो रही हैं कि कोविड सेस लगाया जाएगा, ये एक बहुत अगर इस तरह का सोच या प्रयास अगर केंद्र सरकार कर रही है, तो ये बहुत हार्मफुल होगा, हानिकारक होगा, दुर्भाग्यजनक होगा। किसी भी तरह का कोई सेस, एक्स्ट्रा टैक्स देने के लिए आज वो इंडस्ट्री और ट्रेड मेंटली तैयार नहीं है। सेकेंडली इसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि व्यापारी के पास में अभी हाथ में पैसा नहीं है, लिक्विडिटी की एक क्राइसिस है। तो जो भी अभी किसी तरह से कुछ चीज़ें वापस स्थापित हुई हैं, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रेड हो, वो ले देकर लोन के सहारे ही चली हैं। आज के समय में बाज़ार वापस खड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे समय पे जब हम लोन को भी चुकाना चाह रहे हैं और अपने व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो केंद्रीय शासन से अपेक्षा ये है कि वो इनकम टैक्स के स्लैब में भी कुछ परिवर्तन करें और स्लैब की जो हमारा जो दर है, जो हमारा स्लैब है उसको बढ़ाए। दर को कम करें, स्लैब को बढ़ाए, जिससे कि कुछ हाथ में लिक्विडिटी का जो इश्यू है वो सॉल्व हो। और ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए लोन के लिए सरकार ने सच में इसमें मेहनत की है और लोन की जो दर है वो आज ठीक है, लेकिन ये हो रहा है कि अगर व्यापारी नहीं दे पाया, उसकी एक आध दो किश्तें अगर मान लीजिए कि किसी तरह से डिफ़ॉल्ट हो गई हैं, किसी मजबूरी की वजह से, तो उसके लिए थोड़ा-सा एक सहानुभूति पूर्वक रवैया अपनाने की ज़रूरत है केंद्र सरकार से। क्या हम इतना ज़्यादा कमाने की दृष्टि से ना देखें, पैसेंजर ऑपरेटिंग रेशियो को नियमित कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका बोझ जो है, अनावश्यक तौर पे एक आम नागरिक पे, एक आम यात्री पे डालें। बजट में क्या लगता है, कुछ सहूलियत दी जाती है? रेलवे के लिए जो नई लाइन्स की बात हो रही है, प्राइवेटाइज़ेशन के ऊपर में ऐसा लग रहा है कि रेलवे कुछ वित्त मंत्री प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ में कुछ अपना एक रुख और स्पष्ट करेंगी, क्योंकि ऐसे अब बहुत सारे फ्रेट कॉरिडोर्स क्रिएट हो रहे हैं, जिसमें कि प्राइवेट प्लेयर ही आ रहा है और सरकार अब उसमें निवेश करने की इच्छुक नहीं है। तो उसकी पॉलिसीज़ को लगता है थोड़ा-सा और क्लियर करेंगे ये लोग और नई ट्रेन्स जो पैसेंजर ट्रेन्स चलने की डिमांड्स हैं, वो अब तो ये हो गया है कि रेलवे बजट को आम बजट का हिस्सा बना के उसकी पूरी महत्वता को ख़त्म कर दिया गया है। पहले जो होता था कि लोग अपेक्षाएँ होती थी, आज रेलवे बजट से सच मायने में आदमी की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उसका एक छोटा-सा हिस्सा हो गया आम बजट का ये। तो पहले इस पे चर्चाएँ होती थी, आज चर्चा होनी ही बंद हो गई। आपके चैनल का बहुत-बहुत साधुवाद कि आपने आज रेलवे बजट के मुद्दे को भी उठाया है। अन्यथा हर जगह पे सिर्फ आम बजट की चर्चाएँ होती हैं, रेलवे की बातें नहीं करना चाहते। तो इम्पॉर्टेंट है, रेलवे बजट के लिए इम्पॉर्टेंट ये है, वित्त मंत्री जी को जो भी प्रावधान करेंगी इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसका फ़ायदा मिलेगा। प्राइवेटाइज़ेशन को एक लिमिट तक ही आप करिए, लेकिन अधिकतर अपनी जो आपका जो अधोसंरचना है रेलवे का, उसको सुधारने के ऊपर जो आप खर्च करेंगी, उसका स्वागत रहेगा। जैसे ठीक है। और जैसे 1 तारीख फरवरी को आम बजट आ रहा है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या-क्या मतलब फ़ायदे वाला हो सकता है? पूरे भारत के जितने भी व्यापारी संघ हैं, उन सब ने समय-समय पे सरकार को हमेशा कुछ न कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं। जैसे जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हमारे एसोचैम से हम एसोसिएटेड हैं। भारत की जो मूल बॉडी है, एसोचैम ने बहुत समय से वित्त मंत्री के साथ बैठकों में अपने प्रस्ताव रेलवे के लिए और इनके दिए हैं। जिन मूल विषयों का सरकार से अपेक्षा की जा रही है आज पूरे भारत के उद्योगपति और व्यापार के क्षेत्र में, कोरोना वायरस के बाद जो एक शिथिलता आई है पूरे भारत में, कुछ जगहों पर अभी मार्केट अच्छा हो गया है। सरकार को चाहिए कि बजट में आज बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए जहाँ से रोजगार का सर्जन हो, लोगों को रोजगार मिले। अभी सबसे ज़्यादा भारत के सामने समस्या है कि आज पढ़ा लिखा लाखों नौजवान बेरोजगार बैठा है और ये जो रोजगार नौजवान है इसको काम कहाँ, कौन-कौन से उद्योगों में कहाँ-कहाँ मिल सकता। सरकार को इस बजट में हाउसिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर हाउसिंग सेक्टर पर अगर ये ध्यान देते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आज सीमेंट है, लोहा है, गिट्टी है और पेंट इंडस्ट्री है, प्लाईवुड इंडस्ट्री है, ये तमाम इंडस्ट्री एक साथ 100 इंडस्ट्रियों को विकास होता है। दूसरी कल भारत सरकार का बजट आने वाला है। मैं डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी सचिव मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, व्यापारी और उद्योग जगत की ओर से मांग करता हूं कि इस बजट में आयकर की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। इस बजट में पीपीएफ पे आयकर में छूट के जो प्रावधान थे उन्हें लागू किया जाना चाहिए, जिससे बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही
एक सेल्फ डिक्लेरेशन स्कीम लाई जाना चाहिए, जिसमें एक निश्चित दर से कर लिए जाने के बाद वो पैसा व्यापारी या उद्योगपति अपने व्यापार या उद्योग में ले पाए। इससे ये फायदा होगा कि सरकार को कर मिलेगा, वहीं मार्केट में लिक्विडिटी की जो कमी होती है उसको दूर किया जा सकेगा। इसके साथ ही रियल एस्टेट का व्यापार करने वालों के लिए जो कलेक्टर गाइडलाइन से जुड़े हुआ कीमत को सर्किल गाइडलाइन जिसे बोलते हैं, इनकम टैक्स में वही वैल्यू मानी जाती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ सर्किल गाइडलाइन से वास्तविकता में भूमि या भवन 10 से 20-25% तक कम होता है। तो 20% तक की छूट सर्किल गाइडलाइन से आयकर में मानने के लिए सभी तरह के करदाताओं को देना चाहिए, जिससे कि रियल एस्टेट के अंदर व्यापार में तेजी आए। और जब रियल एस्टेट के व्यापार में तेजी आती है तो चारों ओर से व्यापार को बढ़ावा मिलता है, तेजी है, लिक्विड तरलता। इसके साथ जीएसटी में एमएसएमई के लिए 2 करोड़ तक के टर्नओवर वाले उद्योगपतियों के लिए एक नई योजना लाई जाना चाहिए। उन पर कर की दर कम होना चाहिए, क्योंकि एक वर्तमान में अगर अंबानी जी की कोई इंडस्ट्री है और 1 करोड़ 50 लाख 1.5 करोड़ का टर्नओवर वाली जो इंडस्ट्री है, दोनों के लिए समान नियम है, तो उसकी वजह से वो उससे कंपटीशन नहीं कर पाता और लघु उद्योग पीछे जा रहे हैं। वहीं जीएसटी की जटिलताओं को दूर करने के लिए जो इसकी प्रादेशिक स्तर की कमेटी बनाई गई है, उसकी त्रैमासिक बैठक आवश्यक करना चाहिए। इसके साथ ही जो जीएसटी का इनपुट क्रेडिट है, जो इनपुट क्रेडिट का उपयोग करदाता पूरा कर पाए, इसकी छूट कम से कम एमएसएमई के जो 2 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारी हैं उनको दी जाना चाहिए। वहीं जो रेलवे का बजट आने वाला है, उस रेलवे के बजट में ग्वालियर से बहुत सारी ऐसी ट्रेन हैं जो ग्वालियर से गुजरती हैं, लेकिन जगह नहीं होने की वजह से स्टॉपेज नहीं होता। तो बिरला नगर और सिथौली रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाकर यहाँ पर ग्वालियर के विकास में ये योगदान हो सकता है। इसके साथ एक बहुत बहुउपयोग